हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम लोगों के। जो 11th के चैप्टर थे, पहला था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सेकंड था बायोमोलिक्यूल्स। देन हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट जो लिया था 11th का, वो था हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो अब हम आगे, मैं आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि PYQ में से हैं। तो उनको अगर हम लोग देख लें तो थोड़ा सा हमको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आप लोग देखिए इसको। स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, फाइन। तो हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो आप लोग एक बार रीड करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो बताइए, क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि फर्स्ट वाला, देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है क्या? नहीं होता। उसका तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और फर्मेंटेशन एन एरोबिक है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पायरुविक एसिड इज फॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या ये बात सही है? पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था क्या? नहीं, वो साइटोप्लाज्म में बन रहा था। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। नेक्स्ट है एंजाइम इनोलेज कैटेलाइज द कन्वर्शन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यस, ये सही लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें पता है, हमें लग गया है कि यार ये सही हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बाई एंजाइम आइसोमरेज। क्या आइसोमरेज के द्वारा वो कन्वर्जन होता है? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा वाला कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? थर्ड वाला। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड वाला आंसर। राइट, सी वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला हो गया। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है ना वो तो। नेक्स्ट हमारा, हमको देखना है सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम इनोलेज इन ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस में इनोलेज कौन सा वाला एंजाइम के लिए, मतलब इनोलेज जो एंजाइम है उसके लिए एक्टिवेटर कौन सा यूज में आता है? तो हम लोग, एक मिनट रुकिए। चलिए, तो दोबारा से मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसको देखिए। और हम लोग PYQs कर लेते हैं थोड़े से प्लांट रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम इनोलेज? तो बताइए एंजाइम इनोलेज में एक्टिवेटर कौन सा वाला को फैक्टर आएगा? मैंगनीज आएगा क्या, मैग्नीशियम आएगा, या कैल्शियम या जिंक? तो राइट आंसर इज मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, क्योंकि मैंगनीज कैल्शियम जिंक तो था नहीं, तो दैट इज अवर मैग्नीशियम। राइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन आउट ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस फ्रॉम वन ग्लूकोज, हाउ मेनी ATPs मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड थ्रू ETS? तो ETS में बताइए कितने ATP मॉलिक्यूल बने थे ETS में? बताइए, 10 बने थे क्या? 22 बने थे क्या? 24? नहीं, 34 बने थे। ठीक है, तो दैट इज अवर राइट आंसर। 34 ATP बनेंगे जब हम ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे? 2 × 3 यानी कि 6। पायरुवेट में, पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में में कन्वर्ट हुआ था तब अगेन 6 बने थे। क्रेब साइकिल में 18 बने थे। ठीक है, तो टोटल जो है वो एक ग्लूकोज के कन्वर्जन में कितने बनेंगे? 34। नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कौन सा वाला प्रोसेस होता है? बताइए।
कौन सा वाला प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होगा क्या? नहीं, ये तो क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ा ही नहीं भाई, ये नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये सब तो क्रेब्स साइकिल में थे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हमने नाम पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसलिए कौन सा वाला आंसर सही है हमारा? डी वाला आंसर इज द करेक्ट। क्लियर है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका अप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़िए। गिव स्टेट, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो वाला भी देखो। F1 part of oxysome catalyze synthesis of ATP from ADP. Statement 2 पढ़ो। Protons are channeled from outer chamber of mitochondria into inner chamber by F0 part of oxysome. पढ़ लिया? अब हमको ये बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट कर सॉरी बोथ ही इनकरेक्ट है, या फिर फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। तो बताइए कौन इसका आंसर क्या होगा? F1 पार्ट क्या था अपना? पहले तो ये बताओ F1 पार्टिकल क्या था? F1 था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर में इस तरह का हमने देखा था। F1 पार्टिकल, इसको बोला था हमने F1 एंड इसको हमने बोला था F0 जो कि बेस से कनेक्टेड था। ठीक है, तो वो बोल रहा है F1 जो होता है ऑक्सीजोम को, वो एटीपी से एडीपी बना रहा था क्या? यस, वही तो बना रहा था, तो बात तो सही है। प्रोटॉन्स जो है वो चैनल होते थे क्या आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इनर चैम्बर में बाई F0। तो F0 जो है वो हाँ, तो ऑक्सीजोम का जो F0 पार्ट है वहां से आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर में आ रहे थे क्या? H+ आयन। यस, आ रहे थे। तो आंसर आएगा अपना बोथ 1 and 2। सॉरी, ये तो हो ही नहीं सकता। बोथ आर करेक्ट वाला आंसर आएगा अपना राइट आंसर। क्लियर है? ए वाला इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन शोज एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन बताओ कौन सा वाला प्रोसेस करता है? अच्छे से बताया मैंने तुमको ग्लाइकोलाइसिस में। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा था तब एटीपी बन रहा था क्या? बताओ, सोचो। एटीपी बन कहाँ रहा था? नो, 3 पीजीए से 2 पीजीए में बन रहा था क्या? फॉस्फोइनॉल से? ये तो सही लग रहा है। ठीक है, लास्ट और पढ़ लेते हैं। इस वाले में बन रहा था क्या 2 पीजीए से फॉस्फेनॉल पायरुवेट? नहीं। राइट आंसर इज द थर्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें कि लास्ट वाले में ही एटीपी का क्या होगा। यहाँ तो बन ही रहे थे, यहाँ तो सारे टूट रहे थे। जब सेकंड वाली, जब फिफ्थ स्टेप आई थी तब से बनने शुरू हुए थे एनएडीएच और हमारा एटीपी। तो सबसे लास्ट वाली मैंने आपको अच्छे से याद कराई थी कि एटीपी देख लेना कि ये वाली जो है वो लास्ट में एटीपी बनेगा। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बताओ कितने बनेंगे? ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है। सोचो, आई एम गिविंग यू टाइम। सोच लिया? टोटल नंबर ऑफ एटीपी जो है सबस्ट्रेट लेवल कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 2 बने थे क्या? 2 तो यूटिलाइज हुए थे। 4 बने थे नहीं, 8, 6 बने थे। तो टोटल नंबर 6 क्यों बने थे? क्योंकि 2 तो यूटिलाइज हो गए थे। ठीक है, और एनएडीएच, एनएडीएच से 6 बने थे, और 2 अलग से बने थे लास्ट में। ठीक है, तो टोटल हो गए थे 8। 8 में से माइनस हमने 2 किया तो बन गए हमारे टोटल एटीपी इज द 6। चलिए, नेट चला गया था इसलिए वो स्किप हो गया था। तो दोबारा फिर से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ आगे से ही। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है सबस्ट्रेट लेवल में कितना बन लगाया हमने? हमने बताया कि 6 आना चाहिए आंसर। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन गया था? ग्लूकोज गया था क्या? कौन गया था? पायरुविक एसिड गया था क्या? एसिटाइल कोएंजाइम है, इन दोनों में डाउट है। ओएए गया था क्या? तो ये तो अंदर ही बन रहा था। तो मैट्रिक्स में कौन गया था? राइट आंसर इज योर पायरुविक एसिड। क्लियर है? आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन अकर ड्यूरिंग क्रैब साइकिल? कितनी बार डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी क्रैब साइकिल में? ये अच्छे से याद किए हमने, बताओ। एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, या फिर फोर टाइम्स होगी? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बताओ। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल कितनी बार गए थे उसमें डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन? फोर टाइम्स। क्लियर है? ठीक है। तो एक तो आइसोसाइट्रेट ऑक्जेलो एसिड सक्सिनेट के टाइम पे अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट कोएंजाइम में ए बना था, सक्सिनेट से फ्यूमरेट और मेरेट से ऑक्जेलो एसिटेट के टाइम पे हाइड्रो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस वन अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये बात सही है क्या? बात तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन प्रोसेस इन एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात सही है क्या? दोनों में मिलेगा क्या? यस, ये बात तो सही है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही होता है और ये दोनों में, क्योंकि हमने कैसे पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस जब स्टार्ट हुआ था ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज अगर एरोबिक कंडीशन है तो वो क्रेब साइकिल में मूव कर जाएगा, और अगर एनारोबिक आया तो फर्मेंटेशन में मूव कर जाएगा। यानी ग्लाइकोलाइसिस होने तो दोनों ही कंडीशन में वाली है। ठीक है, तो वो उसको हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ, क्रेब साइकिल ओनली एरोबिक कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर इज अवर फर्स्ट। यस इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में, हाँ ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है ईटीएस में? तो सबसे लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन किसके पास गया था? सोचो। ईटीसी में पूरा का पूरा साइकिल पढ़ा है हमने। हाइड्रोजन के पास गया था क्या? वाटर के पास गया था? ए और ए3 तो बीच में आए थे बेचारे, तो बचा कौन सा आंसर? ऑक्सीजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो पूरा का पूरा लास्ट में जो हमारा हुआ था, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था हमारा? ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि उसके पास हाई एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए? बताइए। डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? कौन सा वाला होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमने क्या बनाया था, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। याद करो, रिवर्स में जाओ, पूरी साइकिल याद करो। आया याद? देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताई थी ये देख लो। एक मिनट। अल्फा कीटोग्लूटारेट कितना कार्बन का है? 5 कार्बन। सक्सिनल कोएंजाइम में इज 4 कार्बन। तो एक कार्बन कहाँ गया? यानी कि कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो हुई है, लेकिन वो कौन सी हुई है? ये इन दोनों में से कौन सी हुई है? तो हम टिक करेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जो है हमारा क्रैब साइकिल हो सकता है। ऑक्सीडेटिव करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो,
हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ वन एसिटाइल कोएंजाइम ए इन क्रेब्स साइकिल? तो कितने जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, तो उसको याद करो, उसमें कितने बने थे अपने कार्बन डाइऑक्साइड? बताओ। पायरुविक एसिड कितना होता है? पायरुविक एसिड कैसा होता है अपना? एक मिनट में पेन ले लूं। हाँ, तो पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट कितना कार्बन था? 2 कार्बन। अभी 2 कार्बन से ये सॉरी 3 कार्बन था, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स था। तो 2 मॉलिक्यूल यानी कि एक और पायरुविक एसिड भी यहाँ होगा। यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे। यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन गए। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में अब ये है कितने कार्बन का? 2 कार्बन के हैं दोनों। यानी कि 3 कार्बन से जब 2 कार्बन बना, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगी। तो कितने हो गए? 2। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जो कि आप इजीली कर लोगे अगर आपने अच्छे से वो साइकिल्स पढ़ ली, क्योंकि साइकिल्स में से ही सब कुछ पूछा जाने वाला है। हाउ मेनी phosphorylation reactions occur for formation of fructose 1,6 bisphosphate during the phase of glycolysis? देख लो क्वेश्चन। कितनी बार फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? कितनी बार हुई है? 2 बार होगी ना। फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बना है। कैसे बना पहले ये देखो। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना कौन? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कौन बना? ग्लूकोज, सॉरी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू हुआ। देन क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। फॉस्फोरिलेशन कितनी बार हुआ? यही पूछा है उसने। प्रीप्रेटर फेस इसी को बोला था हमने, तो फॉस्फोरिलेशन चेक करो उसमें कितना बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक तो ग्लूकोज पे जोड़ा है इन्होंने फॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पर तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुआ है, यानी ओनली उनका 6 कार्बन से, सॉरी 6 रिंग स्ट्रक्चर से हमने 5 रिंग स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ है, वो तो ऑलरेडी एडेड है। सिर्फ हमने आइसोमर बनाया, उसका थोड़ा सीक्वेंस चेंज करिए। ठीक है, सो ये यहाँ पर हुआ है, एक फॉस्फेट हमने यहाँ ऐड किया है। तो एक फॉस्फेट यहाँ ऐड किया, दूसरा यहाँ, तो टोटल कितने ऐड किए हमने? 2। यानी कि फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कितनी बार हुई है? 2 बार। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपना द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। बताइए कितने एटीपी मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में बनेंगे? यानी कि हमें पूरा टोटल निकालना है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी आनी चाहिए, क्रेब्स साइकिल भी आनी चाहिए। निकालो। हो गया? निकालो क्या आंसर है इसका। 6 होगा क्या? नहीं, ये तो बहुत ही कम है। 6 नॉट इज द नॉट द आंसर। 12 भी नहीं है। 24 तो भाई क्रैप साइकिल अकेला ही बना लेता है। राइट आंसर इज, मतलब आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे जब कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इजीली आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ये देखो, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। 2 पाइरुवेट बनाए हमने, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने पहले स्टार्टिंग में। देन
पायरुवेट से कितने बने, 1 NADH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के थे तो 2 NADH, यानी कि कितने हो गए टोटल, 2 × 3, 6 ATP। यहाँ पे 6 बन गए। जब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है तब की बात है ये। उसके बाद TCA के टाइम पे कितने बने, 3 NADH बने थे, एक FADH2 बना था, यानी कि 3 × 6, यानी 6 पहले के थे, ये 3 × 2 यानी कि 6, ये 2 बन जाएंगे, ये एक ही बनेगा, कितने हुए टोटल, 9। 9 × 2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे, 18। 18 + 6, 24। क्लियर है। तो ये आंसर आ गया, क्रेब्स साइकिल में कितने बन गए हमारे, 24। अब 24 में देखो, 24 में जब हम लोग ऊपर के भी ऐड करेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 6 बन रहे थे, 8 थे टोटल, लेकिन 8 में से 2 हमने माइनस कर दिए थे। ठीक है, तो 6 बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, एंड +24 हमने क्रेब साइकिल में पूरी एरोबिक रिएक्शन में मानना है ना, तो कितने हो गए, 30 ATP। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, रिएक्शन इन्वॉल्व इन क्रेब साइकिल आर एनाबोलिक और कैटाबोलिक। जो रिएक्शंस हो रही थी वो एनाबॉलिक भी थी और कैटाबॉलिक भी थी, क्या ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वाला, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए अकर, क्या वो स्टेप वाइज में बनता है या फिर कैसे बनता है, बताओ। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों होती है वो, क्योंकि हमने उसे एम्फीबॉलिक कहा था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, 6 कार्बन का बन भी रहा था और फिर वो टूट के दोबारा 4 में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगेन वो 6 में ही कन्वर्ट हो रहा था, यानी पहले टूटता है देन बनता है। तो दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, बात सही है। ऑक्सीडेशन जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का हुआ था तो स्टेप वाइज स्टेप कंडीशन में ही हुआ है अपना, है ना, तो इसलिए ये वाले स्टेटमेंट अपना सही है, राइट आंसर ये होना चाहिए, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में ही होता है, फिर सक्सेसिवली सारा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, द नंबर ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH plus H plus form during complete oxidation of 1 molecule of glucose। तो कितने रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए कितने बनेंगे NADH plus H plus से, बताइए कितने बनेंगे, कैलकुलेट कर लो। हुआ, हो गया तुम्हारा ये, अरे पर्सन ही नजर नहीं आ रहा। करिए फिर, कैसे होगा, निकालो, मैं टाइम दे रही हूँ इसको, थोड़ा तो मैं सोचना पड़ेगा। निकालो, मैं भी निकालती हूँ। आया आंसर। हम्म, देखो जब ग्लाइकोलाइसिस की बात हमने की थी, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है ग्लाइकोलाइसिस से लेकर क्रेब्स साइकिल लास्ट तक हमें निकालना है।
ठीक है, बताओ। तो ये ग्लूकोज वाली जो रिएक्शन थी इसमें जब NADH और वो बने थे, सॉरी DHAP, और तब एक NADH बना था, यानी कि दो मॉलिक्यूल बने तो दो NADH यहाँ बन गए। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल में कितने बने थे? 3 बने थे। और इसमें 3 ही बने थे। यस। एस्टर कोएंजाइम के टाइम पे 5 + 2, सॉरी, 5 + 2 7। क्लियर है? यहाँ पर एक एक था, इसलिए हमने 2 कर दिया था। और यहाँ पर भी एक NADH बना था एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम पे, तो टोटल 2 हो गए। यहाँ पर 3 तो एक साइकिल में बने थे, क्रेब साइकिल इधर भी हो रही थी क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के इधर भी गया था, इधर भी गया था, 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो 7 में हम प्लस कर देंगे और 3, तो टोटल कितना NADH बना अपना? 10। ये चीज समझ में आई? फिर से समझ लो, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। देखो, जब ग्लाइकोलाइसिस हमने चलाई थी, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? सबस्ट्रेट लेवल में तो कुछ नहीं बना था, जो 4 स्टेप थी उसमें नहीं बना। 5th स्टेप जब हमारी आई थी, तो इस तरह से हमने DHAP और ये सब बनाया था। याद करो, पागल बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर इस वाली रिएक्शन में जो है वो NADH बना था अपना। तो इसमें 2 बने, एक ही बना था एक साइकिल में, लेकिन ये 2, भाई ये 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल था ना, क्योंकि हमने बीच में से ब्रेक कर दिया था। तो इसलिए NADH भी 2 ही बनेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, NADH 2 बन गए। अब इसमें इतना ही बनेगा। लेकिन जब एसिटाइल कोएंजाइम A आया, तो एसिटाइल कोएंजाइम A के टाइम पे कितना बना था? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के थे, तो एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का इधर बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल पाइरुवेट का अपनी साइकिल चलाएगा। तो इस वाली साइकिल में अगर एक NADH बना, तो इस दूसरी साइकिल में भी एक NADH बनेगा। तो यानी कि टोटल ये भी कितने हो गए अपने? 2। यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 है। अब जब क्रैब्स साइकिल की बारी आएगी, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा, अपनी पूरी क्रैब्स साइकिल करेगा। उस टाइम पे यहाँ यहाँ अलग अलग 3 बार NADH बने थे, तो 3 इधर बन गए और एक इसलिए अपनी साइकिल चलाएगा। इसके टाइम पे भी 3 NADH बनेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब इसे टोटल कर लो। ये तो मैंने इधर ही बताया है। 2 + 2 + 3 + 3 कितने हुए? 10 NADH। क्लियर है? एक बार साइकिल खोल के इसको सॉल्व करना तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्रैब साइकिल भी होगी ग्लाइकोलाइसिस के साथ। ठीक है, आंसर राइट है अपना। नेक्स्ट देखो, सिर्फ 5 कार्बन इंटरमीडिएट T से ए में एक ही कार्बन है जो 5 मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन मॉलिक्यूल है। कौन सा होगा? ये कितने का था? 4। ये 5 का था, ये 4 का था, ये 6 का था। तो कितना? ओनली। ये आंसर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे प्लांट रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस। अब हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे आप लोगों के, ठीक है? तो इसलिए साइकिल एक बार अच्छे से याद कर लेना, तो इजीली आप लोग कर पाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर लेंगे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल वालों के भी हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? अभी देखो, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखो। मोनोसेकेराइड, ये हमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन, तो पहले हम अपने हिसाब से मैच करेंगे। मोनोसेकेराइड हमको पता है क्या होता है। इनमें से कौन सा लग रहा है? बताओ बताओ बताओ, ये मोनो है क्या? नहीं, दिस वन इज मोनो। सेकेंड, हीट्रोपॉलीसेकेराइड कौन सा हो सकता है? डाइसेकेराइड देख लो। डाइसेकेराइड कौन सा था हमारा? मैल्टोज।
ये थर्ड। होमोपोलीसेकेराइड और हेटेरोपोलीसेकेराइड देखो। होमो का मतलब, होमो में हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजन, और ये आ गया टू, यानी अब जल्दी से मैच हो जाएगा। देखो मोनोसेकेराइड, यानी कि फर्स्ट का होना चाहिए डी, फर्स्ट का डी इन दोनों में है। सेकंड का होना चाहिए सी, इसमें है। थर्ड का होना चाहिए ए, राइट। फोर्थ का बी। तो राइट आंसर अपना है सी वाला। इस तरह से अगर क्वेश्चन करोगे तो मैच द फॉलोइंग एकदम एक्यूरेट होगा आपका, और आप इजीली उसको टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पायरिमिडीन बेस, नंबर ऑफ पायरिमिडीन बेसेस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स कितने होते हैं पायरिमिडीन? पायरिमिडीन बताओ होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे हमने, प्यूरिन पायरिमिडीन भी पढ़ा था हमने उसमें। तो प्यूरिन पायरिमिडीन में बताओ क्या पढ़ा था मैंने, आप लोगों को क्या बताया था? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन छोटा था, दो ही मेंबर थे, एजी। पायरिमिडीन बड़ा नाम था, कट। तो कितने मेंबर हैं टोटल पायरिमिडीन? उसने न्यूक्लिक एसिड बोला, अगर वो बोलता डीएनए या आरएनए पर्टिकुलर तो हम दो ही लिखते, लेकिन उसने पूरा टोटल बोला है न्यूक्लिक एसिड, यानी दोनों की बात की है, तो आंसर कितना आना चाहिए? थ्री। तो क्वेश्चन को समझ के धीरे से शांति से जब पढ़ोगे तो आपको आराम से राइट आंसर हमेशा मिलेगा। देखो थ्री, ठीक है, सीयूटी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, दो स्टेटमेंट्स हैं, सभी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होती हैं क्या? पॉलीसेक्राइड्स बहुत बड़ा होता है क्या, कि वो सेल को क्रॉस ना कर पाए? तो इस स्टेटमेंट को देखो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक ही सही है? पहले तो ये सोचो कि क्या रिड्यूसिंग शुगर क्या था, मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है क्या? ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट इसमें, रिड्यूसिंग शुगर में हम फेलिंग टेस्ट करते हैं एक्चुअली। तो रिड्यूसिंग शुगर होती है यस, एंड पॉलीसेकेराइड बहुत बड़ा होता है यस, तो वो इस तरह से एकदम से सेल के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, उसको भेजने के लिए कुछ हमें ट्रांसपोर्टर या एक्टिव, हमको ट्रांसपोर्टेशन का यूज में लेना पड़ सकता है। तो अलग अलग पॉलीसेकेराइड के लिए अलग अलग फैसिलिटेटेड या लगेगा या फिर एक्टिव लगेगा, वो अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन वो इजीली बाहर नहीं आ सकता सिंपल डिफिजन के थ्रू। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? देखते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा। यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर एडेड टू विंस टू इम्प्रूव एस्ट्रीजेंस। एस्ट्रीजेंसी को कौन सा मेटाबोलाइट जो है वो वाइन्स में ऐड किया जाता है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वाइन प्रोडक्शन में कौन सा वाला यूज आएगा बताओ? फिनोलिक से वाइन बनेगी क्या? टर्पीन से बन सकती है क्या? एल्केलॉइड से? क्या बचा अपना? टेनिन्स। टेनिन्स ही तो है जो कि सेकेंडरी मेटाबो वो वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि वाइन्स में ऐड किया जाता है उसके टेस्ट को अ, तीखापन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला जो ग्राफ है, वाई एक्सेस पे देखो किसका इफेक्ट शो कर रहा है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के वर्सेस में, किस में आता है ऐसा ग्राफ, याद करो। जो हमने ग्राफ पढ़े थे, अलग अलग इफेक्ट पढ़े थे टेम्परेचर के, पीएच के, उसमें हम लोगों ने ये वाला ग्राफ कहाँ पढ़ा था? टेम्परेचर में, वेलोसिटी में, या पीएच में? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन था, टाइम था, टेम्परेचर था, या फिर पीएच था इसका आंसर? बताओ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसेंट्रेशन, अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को, कंसेंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट की, यहाँ हम कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन बढ़ाते से ही
क्या टेम्परेचर कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट था? क्या टाइम कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट था? पीएच था? नहीं। कंसेंट्रेशन को जो था अपना ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंसेंट्रेशन के सेंस में, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही है अगर उसमें हमने एंजाइम डाल दिया, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो उससे टेम्परेचर का, एंजाइम की एक्टिविटी और सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन भी ऐड कर रहे हैं, और साथ में एंजाइम ऐड कर रहे हैं, यानी कि क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर थोड़ी ना उन दोनों को ऐड करने से बढ़ रहा है, ना टाइम बढ़ रहा है ना पीएच बढ़ रहा है। क्या बढ़ेगी? बहुत इजी क्वेश्चन था, वेलोसिटी ही बढ़ेगी। क्योंकि जैसे ऐड करते जाएंगे, उसका मैंने आपको बताया था कि उसका काम बढ़ता जाएगा, वो फास्ट उसकी स्पीड हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट ऑफ टाइम के बाद वो सेचुरेट हो जाएगा। तो वेलोसिटी स्पीड ही तो बढ़ा रहे थे हम। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम एलिमेंट? कौन सा वाला जो एलिमेंट है वो प्राइम मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे मेन एलिमेंट कौन सा अपना नहीं है? तो बताओ, मेन एलिमेंट कौन सा नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? कार्बन तो प्राइम है भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी। नाइट्रोजन को अपन फोर्थ कैटेगरी में रखते हैं, तो इन तीनों चारों के कंपैरिजन में अपन इन तीनों को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि सब में मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था हमने, चौ चौ चौन चौन पी, तो चौ तो सब में ही आ रहा था, ये किसी किसी में दो में ही आ रहा था, यानी कि ये तो प्राइम सभी में आएंगे। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी, यानी नाइट्रोजन इज नॉट द प्राइम एलिमेंट। ठीक है, इन चारों के कंसिडरेशन में। मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई ग्लिसराइड इज कंपोज्ड ऑफ, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ट्राइग्लिसराइड का किससे बनता है? हम लोगों ने पढ़ा था ये, ग्लीसरोल, ग्लीसरोल प्लस फैटी एसिड की चेन, ये क्या है? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ये ट्राइग्लिसराइड, यानी कि एक ग्लिसरॉल के साथ थ्री फैटी एसिड, यस। एक फैटी एसिड, नो। टू, नो। वन, नो। थ्री ग्लिसरॉल नहीं, एक ही ग्लिसरॉल था ना। क्लियर है? तीन फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल एक था, यानी कि आंसर है अपना, एक मिनट, आंसर है अपना फर्स्ट वाला। नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से। सेरेब्रोसाइड्स फाउंड इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीथ कंटेन, तो जो सेरेब्रोसाइड्स होते हैं, जो कि हमारे ग्रे मैटर में और उसमें भी होते हैं, ये क्वेश्चन से इसका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने इसमें नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल ऑफ लिविंग सेल इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल ये तो सभी को पता है क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला फ्यूल होता है अपना? कौन सा वाला होगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, जाइलोज? ऑब्वियसली ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेसिक प्रोटीन कंटेन मोर बेसिक अमीनो एसिड एंड दीज अमीनो एसिड एग्जिस्ट एट कैटायन पीएच इतना, तो इनमें से बेसिक वाले बताओ कौन कौन से हैं? ये तो हमने मोल बायो में भी पढ़ा है भाई, आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन में पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, oxaloacetate is the precursor of aspartic acid and glutamic acid. इसका नहीं है, चलो इसको। नेक्स्ट देखो, लार्ज प्रोटीन पेप्टाइड चेन आर मच लूप ट्विस्टेड फोल्डेड बैक देमसेल्फ, क्या था वो? कौन से बॉन्ड से बनता है? मतलब हमने क्या बनाया था? पेप्टाइड चेन्स बनाई थी ना, फिर हमने लूप्स बनाए थे, फिर हमने क्या किया था उसको
फोल्ड कर दिया, जैसे चेन बनाई फिर हमने फोल्ड कर दिया था, तो फोल्डेड फॉर्म में कौन से वाले बॉन्ड थे वो बताओ। सोचो सोचो, कौन से वाले बॉन्ड थे। बीच में तो कौन से बॉन्ड बन रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहां से इसने इसको जोड़ा था, कौन सा बॉन्ड था वो, सोचो। बहुत करीब हो तुम आंसर, यस वेरी गुड। कौन सा बॉन्ड था, डाई सल्फाइड, ये वाला। मैंने टिक नहीं की। करेक्ट। नेक्स्ट, एंजाइम आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज, कैटलाइजेशन क्यों, क्यों जरूरत कम में ही काम हो जाता है। बहुत ज्यादा फास्ट वो लोग वर्क करते हैं, या फिर वो अनचेंज रहते हैं आफ्टर रिएक्शन, प्रोटीन के बनते हैं, या टेम्परेचर पीच, क्या होगा। अनचेंज। क्लियर। दो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप कितने होते हैं, एक ही तो होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक होता है। नेक्स्ट देखो, विटामिन ए, फर्स्ट का आएगा बी, वीट का करो, इसको करो। कैरेट और स्पिनच में क्या होता है, पहले तो ये देखो, सबसे इजी यही है। हाँ, क्या होता है, विटामिन ए। ठीक है, मेज, मेज का कनेक्शन किससे है, यस। नेक्स्ट, वीट का, वीट का देखो, एटलस वाला, यही था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना चेक करने पड़ेगा। चेक, सी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी। ठीक है, चलो। अब बाकी के क्वेश्चंस हम बाकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।